वो टेस्ट में दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन था, लेकिन कहता था Mohammad Asif from Pakistan. I felt he was just a magician with the ball. वनडे के नंबर 1 बैट्समैन के ख्याल में Mohammad Asif. That guy with the new ball. Oh, unplayable. और हर फॉर्मेट के उस्ताद केविन पीटरसन तो कहते थे Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler, his ability to accelerate off the wicket I thought was just phenomenal. Oh, and he's got him. That's very well done. That's a big wicket. Mohammad Asif. जी हाँ, सबकी जबान पर एक ही नाम था। Bowling! And there's an edge too, Marcus Northcote. Yes, crackerjack of a delivery from Mohammad Asif. क्यों? क्योंकि वो जादूगर था, गेंद को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला मजिशियन। गेंद हाथ से निकल जाती तब भी उसके इशारों पर चलती थी। लोग उसे नया मैग्रा समझते थे, नेक्स्ट बिग थिंग कहते थे, लेकिन उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुआ तो दोबारा मारी, बार बार ऐसा करता रहा जब तक कि खुद को तबाह नहीं कर लिया। I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. I feel very sorry. I feel very sorry. उसने हर वो गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। यूं जितनी तेजी से उरूज पर पहुंचा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जवाल का शिकार हुआ। आज उसे देखकर बस आह निकलती है, काश वो ऐसा ना करता, काश। यह है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की मोस्ट ट्रैजिक स्टोरी। ये कहानी है मोहम्मद आसिफ की। ये वीडियो बनाने से पहले हमारे जहन में एक सवाल जरूर आया, वो सवाल जो बार बार हमने खुद से किया, क्या हमें आसिफ पर बात करनी भी चाहिए? ऐसा बॉलर जो आज किसी के लिए वर्थ फॉलोइंग नहीं है, कोई इस जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बात जिसने हमें कायल कर लिया। जिस तरह गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं, बिल्कुल वैसे ही आर्ट को अप्रिशिएट करें, चाहे तो आर्टिस्ट को ना करें। और आसिफ तो वाकई एक आर्टिस्ट थे। ऐसे आर्टिस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिले, और ये तो आपको पता ही है, हम तो हैं ही स्टोरी टेलर। और आसिफ वर्थ फॉलोइंग हो या ना हो, उसकी स्टोरी वर्थ टेलिंग है। एक अलमिया कहानी, एक बंदे की खुद को तबाह करने की कहानी। तो हमने तय कर लिया कि हम आसिफ पर वीडियो बनाएंगे। इनकी कहानी शुरू होती है शेखुपुरा के एक गांव से, जहां वो दिसंबर 1982 में पैदा हुए थे। एक सादे से घराने में जो अपनी देहाती जिंदगी में खुश था, मगन था, लेकिन न जाने कब 4 में से एक बेटे को क्रिकेट का शौक लग गया। वो जमाना तो था ही पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज का। लेट 80s और अर्ली 90s में कौन होगा जो क्रिकेट ना खेलना चाहता हो? तो हर पाकिस्तानी की तरह आसिफ को शौक था फास्ट बॉलर बनने का, बल्कि मैं तो कहूंगा जुनून था। और जब आपको किसी चीज का जुनून हो जाए ना, तो आप कर गुजरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आसिफ अपना शौक पूरा कर रहे थे और एक दिन वो नजरों में आ गए। आकिब जावेद को ये लड़का बहुत अच्छा लगा, शायद इसीलिए भी कि वो भी शेखुपुरा से थे। अब आसिफ ना तो वसीम अकरम जैसे थे, ना वक्कार यूनिस और ना शोएब अख्तर जैसे, वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो फजल महमूद, सरफराज नवाज, बल्कि खुद आकिब जावेद जैसे थे। तो आसिफ का पहला मैदान बना डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां सन 2000 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। वो 18 साल की उम्र में नेशनल लेवल के प्लेयर बन चुके थे और फिर पहली झलक नजर आ गई कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 2005 में। सियालकोट की तरफ से खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 35 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ गए। ऐसी टीम के खिलाफ, ऐसी जगह पर जहां कोई नहीं जाना चाहता होगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। ये 2005 का ऑस्ट्रेलिया टूर था, हमेशा की तरह एक भयानक टूर। पहला टेस्ट पाकिस्तान 491 रन से हारा, दूसरा 9 विकेटों से, और बाकी रह गया तीसरा, तो इसमें मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद आसिफ को खिलाया गया। इससे खराब सिचुएशन किसी डेब्यूटेंट के लिए हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में उस जमाने में भी यही होता था, जहां बड़े बड़े नहीं चल पाए। 22 साल का आसिफ बेचारा क्या करता? 18 ओवर्स फेंके, कोई विकेट नहीं मिली, थका आरा खामोशी के साथ सर झुकाए वापस आ गया। लेकिन 2005 खत्म होने से पहले हमें आसिफ का एक और जलवा देखने को मिला। ये वो साल था जब इंग्लैंड पाकिस्तान के तारीखी टूर पर आया था। एक टूर मैच पाकिस्तान ए के खिलाफ भी खेला था, जिसमें आसिफ भी थे, और यहाँ उन्होंने कमाल ही कर दिया। एशियस जीत कर आने वाली इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ए ने इंग्लैंड को हरा दिया और यहीं से आसिफ का राइज शुरू हो गया। उसी साल उन्हें लेस्टरशायर काउंटी ने साइन भी कर लिया और साल खत्म होने से पहले वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू भी हो गया। और ये होते ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान सामने आ गया, ऑस्ट्रेलिया के इम्तिहान से भी बड़ा इम्तिहान। ये था पाकिस्तान इंडिया टेस्ट का इम्तिहान, यानी आसिफ के राइज का ऐलान। ये जनवरी 2006 था। इंडिया की टीम एक तारीखी टूर पर पाकिस्तान आई थी।
सीरीज का पहला टेस्ट लाहौर में हुआ, एक बोरिंग ड्रॉ, और दूसरा मैच फैसलाबाद में, जिसके बारे में एक जमाने में डेनिस लिली ने कहा था, फैसलाबाद तो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। वही डेनिस लिली जो कुछ अरसा पहले MRF पेस एकेडमी चेन्नई में आसिफ के उस्ताद भी थे। खैर, तो फैसलाबाद का नाम आते ही समझ जाएं कि इस मैच में क्या हुआ होगा। जी हाँ, एक और अल्ट्रा हाई स्कोरिंग ड्रॉ। पाकिस्तान पहली इनिंग्स 588, इंडिया 603। पाकिस्तान का जवाब 490 डिक्लेयर, और आखिर में मैच ड्रॉ। कोच बॉब वुलमर भी कह उठे, ऐसी पिचेस से कुछ नहीं होगा, बाउंस चाहिए, बाउंस। और बाउंस मिला कराची में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट में। वो अलग बात कि यहाँ पाकिस्तान रिसीविंग एंड पर आ गया। इरफान पठान का पहला ओवर, सलमान बट 0, नेक्स्ट बॉल यूनिस खान डक, और अगली बॉल मोहम्मद यूसुफ क्लीन बोल्ड। पाकिस्तान 0 पर 3 आउट और इंडिया 7वें आसमान पर। 39 रन तक पहुंचते पहुंचते 6 आउट हो चुके थे जब पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। कामरान अकमल की 100 और शोएब अख्तर के 45 रन ने पाकिस्तान को 245 तक पहुंचा दिया। अब आसिफ के लिए स्टेज तैयार था, और आप तो जानते ही होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में अगर कोई अपना मुकाम बनाना चाहता है तो इसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस। और वो दिन आ चुका था। आसिफ ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली। VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और आखिर में जहीर खान। इंडिया पाकिस्तान के 39 पर 6 आउट करके भी पहली इनिंग्स में लीड नहीं ले सका। अब पाकिस्तान मैच में मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका था। सेकंड इनिंग्स में तो रन्स की गंगा बह निकली, जिसमें सब पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने हाथ धोए। टॉप 7 के 7 बैट्समैन कम से कम 50 बनाकर गए। स्कोर रहा 7 विकेटों पर 599 रन और इनिंग्स डिक्लेयर। इंडिया के सामने अब टारगेट था 607 रन, और अभी चौथे दिन का लंच भी नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान को रोकने के लिए इसे एक हिमालय अबूर करना था, और सामने थे मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया 8 पर 2 आउट, और कराची वालों ने आसमान सर पर उठा लिया। मैदान में सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण मौजूद थे, ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी मैच को, किसी भी सिचुएशन को पलटने की सलाहियत रखते थे। इसीलिए उन्हें आउट करने के लिए चाहिए थी परफेक्ट बॉल, और ऐसी बॉल सिर्फ आसिफ ही फेंक सकते थे। और फिर हमने देखी वो बॉल जिसे लोग आज बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं। एक परफेक्ट डिलीवरी और मिडिल स्टंप जमीन पर। VVS लक्ष्मण क्लीन बोल्ड, स्टंप विकेट कीपर के कदमों में जा गिरी। ये आसिफ की शानदार डिलीवरीज में से एक थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग, AB डिविलियर्स, हाशिम आमला, केविन पीटरसन, कुमार संगाकारा, अपने जमाने के हर बड़े बल्लेबाजों को फेंकी गई आसिफ की बॉल ऑफ द सेंचुरी में से एक। ज्यादा देर नहीं गुजरी, आसिफ ने सचिन तेंदुलकर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। Got him. Kept perhaps a bit low, but that's the end of Sachin Tendulkar. आपने कभी सचिन को इस तरह आउट होते हुए नहीं देखा होगा। Got him. पाकिस्तान जीत गया। जी हाँ, पहली इनिंग्स में 39 for 6 होने के बावजूद, और 341 रन के बहुत बड़े मार्जिन से। ये थी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक। आसिफ उस दिन कराची में अमर हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, हीरो के विलन बनने में अभी वक्त था। अभी तो आसिफ अपनी पीक की जानिब बढ़ रहा था। ये अप्रैल 2006 था। पाकिस्तान श्रीलंका के टूर पे था। पहला मैच मोहम्मद आसिफ 6 विकेटें, दूसरा मैच 11 विकेटें। सनत जयसूर्या, कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धने, तिलका रत्ने दिलशान, सब बड़े बड़े नाम एक ना एक बार आसिफ का निशाना जरूर बने। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतकर आया। आसिफ सेकंड टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, और 17 विकेटों की वजह से मैन ऑफ द सीरीज भी। अगला स्टेशन इंग्लैंड। इंग्लिश कंडीशन में वो तबाही मचा देते, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से पहले तीनों मैचेस नहीं खेले। मौका मिला चौथे और आखिरी टेस्ट में, जो हुआ ओवल में। आसिफ आए और आते ही छा गए। पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, जिनमें केविन पीटरसन का फर्स्ट बॉल डक भी शामिल था। What a good ball, yes, got him. First up, a Jaffa. आसिफ के बड़े शिकार अब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ओवल में बॉल टेम्परिंग के इल्जाम की वजह से पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया, और ये सीरीज बहुत ही बैड नोट पर खत्म हुई। It's not calling me कि we change the ball. I am personally go there. मैंने कहा why you change the ball? अब यहीं से हमें आसिफ की बैड साइड भी नजर आना शुरू हो गई। ये बात तो अब दुनिया जान चुकी थी कि आसिफ को अपनी लाइन और लेंथ पर बहुत कंट्रोल था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आसिफ को खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो अनकंट्रोलेबल होते जा रहे थे। उसी साल उनका पहला ब्रेकिंग बैड मूवमेंट भी आ गया।
नवंबर 2006 में, जब उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। मोहम्मद आसिफ पर 1 साल की पाबंदी लगी, बाद में वो उससे बरी हो गए। लेकिन ये पहली झलक थी कि आगे क्या होने वाला है। आगे मोहम्मद आसिफ का ऐसा फॉल शुरू होने वाला था जिसे रोकने वाला कोई नहीं था, खुद वो भी नहीं। साल 2007 शुरू हुआ और पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया साउथ अफ्रीका के टूर से। यहाँ तो आसिफ छा गए। पहला टेस्ट 7 विकेटें, दूसरा 7 और तीसरा 5 विकेटें, यानी 3 मैचेस में 19 विकेटें। पाकिस्तान आखिरी टेस्ट में बैटिंग की वजह से सीरीज हार गया, लेकिन दुनिया ने देख लिया था कि आसिफ क्या कर सकते हैं। इमरान खान तक ने कह दिया कि आसिफ क्रिकेट ग्रेड्स में जगह बनाने के रास्ते पर है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आसिफ तो किसी और ही रास्ते पर है। 2007 वर्ल्ड कप का साल था और हैरत की बात है आसिफ टीम में शामिल नहीं थे। वर्ल्ड कप 2007 की टीम से तो उनका नाम आखिरी मिनट पर निकाल दिया गया। कहा यही गया कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन उस साल एक और वर्ल्ड कप भी था, पहला T20 वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट से सिर्फ हफ्ता पहले आसिफ और शोएब अख्तर का वो बदनाम झगड़ा हुआ जिसमें वो बल्ला लगने से जख्मी हुए। शाहिद भाई और शोएब भाई आए हैं, तो ये लोग बातें कर रहे थे आपस में अबाउट रिस्पेक्ट के। शाहिद भाई कह रहे थे यार तुम लड़कों से अच्छी तरह बात किया करो। मैं उसमें हंसना शुरू हो गया और शोएब भाई ने उठा के बैट मार दिए। शोएब पर लंबा बैन लगा और आसिफ वर्ल्ड कप खेलने गए, जहां इंडिया के खिलाफ पहली 1, 2, 3, 4 चारों विकेटें आसिफ ने ली। गंभीर, सहवाग, युवराज और दिनेश कार्तिक सब आउट। इंडिया ये परफॉर्मेंस भूला नहीं। अगस्त 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग का पहला ऑक्शन हुआ तो आसिफ को खरीदा दिल्ली ने, लेकिन बिगनिंग ऑफ द फॉल हो चुका था। अब मोहम्मद आसिफ का एक के बाद दूसरा मसला सामने आ रहा था। एक वाकये पर बात खत्म होती नहीं थी कि अगला स्कैंडल सामने आ जाता। जैसे जून 2008 में दुबई में वो मनाशियात के साथ पकड़े गए। उनके दुबई आने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई और अगले ही महीने जुलाई 2008 में IPL ने भी इन्हें सस्पेंड कर दिया। वजह, एक मरतबा फिर डोप टेस्ट पॉजिटिव। अभी इसकी धूल बैठी नहीं थी कि 2009 में फिल्म स्टार वीना मलिक के साथ शादी की खबरें आ गई। बाद में तो इस स्कैंडल ने बहुत ही अगली टर्न लिया, लेकिन आसिफ के फाइनल कमबैक के बाद। इन तमाम हंगामों की वजह से आसिफ 2 साल तक टीम से बाहर रहे और वापस आए 2009 में। पहले न्यूजीलैंड का टूर किया और फिर ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड में देखें, पहला टेस्ट 9 विकेटें, दूसरा 8 विकेटें और तीसरा 2 विकेट। सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में एक बार फिर 19 विकेटें और फिर उसी ऑस्ट्रेलिया में वापस आए जहां वो डेब्यू पर नाकाम हुए थे। अब बदला लेने का वक्त था और ये उन्होंने लिया सिडनी में। 2010 सीरीज का वो टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का गोल्डन चांस था। पाकिस्तान उसके बाद कभी ऑस्ट्रेलिया को हराने के इतने करीब नहीं पहुंचा और ये चांस उसे दिया था मोहम्मद आसिफ ने। सिडनी में आसिफ ने 8 विकेटें ली, पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी में 2, और ये विकेटें और ज़्यादा होती अगर कामरान अकमल विकेटों के पीछे अपना काम ठीक से करते। बहरहाल पाकिस्तान को 176 का टारगेट मिला, लेकिन क्या कहने हमारे बल्लेबाजों के। 139 पर ऑल आउट। पाकिस्तान जीतते जीतते हार गया, बल्कि इस टूर पर सब कुछ हारा, सारे टेस्ट, तमाम वनडे और T20 मैच भी। इस हार की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज हुआ। बहुत धूल उड़ी, एक दूसरे पर बड़े इल्जामात लगे, बगावतें फूट पड़ी, टीम के सीनियर प्लेयर्स पर बैन लगा, लेकिन मोहम्मद आसिफ, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो इस पूरे हंगामे से कहीं दूर अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। उनके 2 ही शौक थे, जी हाँ, वही वाले 2 शौक। लेकिन अब चीज़ें आसिफ के कंट्रोल में नहीं थी। वीना मलिक के साथ उनका झगड़ा अब ऑन स्क्रीन आ चुका था। अप्रैल 2010 में दोनों टेलीविजन स्क्रीन पर लड़ते झगड़ते नजर आए। मीडिया को और क्या चाहिए था, उन्होंने इस सिचुएशन से बड़े मजे लिए। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसे तो आपने मुझसे लिए। अगर लिए हैं तो फिर आप आपको वापस किए हैं, ये उसका सबूत। जिस बेड पे ये सोते हैं वो मैंने बनवाया, जिस लाउंज में जिस सोफे पे बैठते हैं वो मैंने, चॉकलेट ब्राउन कलर का वो सोफा है। अब आप तो कपड़े उतारने पे आ गई हैं। इश्क की दास्तान सिर्फ मेरी तरफ से नहीं थी, आसिफ भी मुझसे इश्क करते थे। और इन्हीं हंगामों के बीच 2010 आ गया, आसिफ के लिए फैसला कुन साल। ये T20 वर्ल्ड कप का साल भी था, एशिया कप का साल भी था, इंग्लैंड के टूर का साल भी। पाकिस्तान हर जगह नाकाम हुआ। वर्ल्ड कप में जीता हुआ सेमीफाइनल हारा, एशिया कप में फाइनल में भी नहीं पहुंच सका, और इंग्लैंड के टूर पर वहां तो वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अफरा तफरी थी, टीम पर किसी की ग्रिप नजर नहीं आ रही थी, वो टूट रही थी, बिखर रही थी, और बिलाखिर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। और इसे ठोकने वालों में से एक थे मोहम्मद आसिफ। जुलाई 2010 पाकिस्तान के नए नवेले कप्तान सलमान बट का एक बयान सामने आया।
आसिफ और आमिर दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं और वो गलत नहीं थे। उस वक्त आसिफ डेल स्टेन के बाद वर्ल्ड नंबर 2 बॉलर थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आसिफ ने जो बॉलिंग की वो तो देखने के काबिल थी। रिकी पॉन्टिंग जैसा बैट्समैन भी उनके सामने कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मैदान में बल्लेबाजों को बेवकूफ़ बनाने वाला असल में क्रिकेट देखने वालों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी जितनी सज़ा दी जाए कम है, क्योंकि आसिफ के कई स्कैंडल्स के बाद अब उनका आखिरी कारनामा सामने आने वाला था। अगस्त 2010 इंग्लैंड में पाकिस्तान का आखिरी टेस्ट, बल्कि इसका आखिरी दिन, और एक खबर छपती है। एक अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने लिखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं और लॉर्ड्स टेस्ट में मखसूस मकामात पर नो बॉल्स की गई हैं, जिसके बदले पैसे लिए गए। और ये नो बॉल्स फेंकने वाले 2 बॉलर्स में से एक थे मोहम्मद आसिफ, वो कि जिसके पास सब कुछ था, गिफ्टेड टैलेंट था, वो एक अनबिलीवेबल बॉलर था, लेकिन उसका एक भयानक चेहरा भी था, एक डार्क साइड भी थी। कभी कभी हमें उस डार्क साइड की कोई झलक नजर आ जाती थी, लेकिन लोग टैलेंट देखकर अंधे हो गए थे, उन बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब ये चेहरा खुलकर सामने आ चुका था, ऐसा कि अब कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुप सकता था। जो था सब खत्म हो गया, करियर भी गया, इज्जत भी। बुलंदियों को छूने वाला, ऊपर से ऊपर जाने वाला आसिफ नीचे गिरा, ऐसा कि नज़रों से भी गिर गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे एक अजीब सी कहानी है जो बताती है कि आखिर चल क्या रहा था। And it is such a shameful story, and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की भयानक कहानी शुरू होती है 2 बंदों से। एक मजहर मजीद, जो मोहम्मद आसिफ के अलावा कप्तान सलमान बट और कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के एजेंट थे, और दूसरे मोहसिन खान, एक इंडियन बिजनेसमैन। दोनों के दरमियान बिजनेस डीलिंग के लिए कुछ मुलाकातें हुई और फिर बात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गई कि आखिर क्रिकेट में फिक्सिंग कैसे होती है। यहाँ मजहर उतावला हो गया। मोहसिन से कहा, आप जो कहें वैसा करके दिखाएंगे। मोहसिन का जवाब था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मजहर ने कहा, यकीन करवाने के लिए जो कहें करवा देंगे। मोहसिन ने कहा, एक नो बॉल करवा दो उस जगह पर जहां हम बोलें। मजहर ने कहा, एक नहीं 2 नो बॉल्स करवाऊंगा, और स्क्रिप्ट बन गया। स्क्रिप्ट लिखने वाला था मजहर मजीद और अदाकार थे पाकिस्तानी बॉलर्स। लेकिन एक बात जिसका अंदाज़ा मजहर मजीद को बिल्कुल नहीं था, वो ये कि मोहसिन खान ना तो इंडियन है और ना ही बिजनेसमैन। उसका असल नाम मजहर महमूद है और वो है बदनामे ज़माना अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का इन्वेस्टिगेशन एडिटर, जिसका काम ही यही है, स्टिंग ऑपरेशन करना। इसीलिए तो उसे किंग ऑफ स्टिंग कहते थे। और ये पूरा मंसूबा भी एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। इसके मंसूबे के ऐन मुताबिक पाकिस्तान के बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने नो बॉल्स करवाई और अगले ही दिन अखबार ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स क्या कारनामे कर रहे हैं। मामला खुल गया। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। केस चला। आसिफ सलमान बट पर इल्ज़ाम लगाते रहे, सलमान बट मजहर मजीद पर, और मजहर मजीद वो खुद को इल्ज़ाम दे तो बेहतर है। बिल आखिर फैसला हो गया। सलमान बट मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर कम से कम 5 साल की पाबंदियां लग गई। इंग्लैंड में जुर्म करने की वजह से उन्हें कैद की सजाएं भी हुई। आसिफ को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। जब पाकिस्तान में आसिफ के वालिद हसन दीन से पूछा गया तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया, जेलों भी बंदे ही जाते हैं, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 10 ਮੱਝਾਂ ਬੱਝੀਆਂ 20 ਗਾਵਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ। ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਏਗਾ। ਟੁੱਕਰੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आसिफ खामोश मिजाज बंदा था, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। हैरत की बात यह है कि उसकी मजहर मजीद से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि दोनों के बीच कभी कोई फ़ोन कॉल तक नहीं हुई। कहते हैं कि आसिफ के पास तो वो निशान ज़दा नोट भी नहीं मिले जो सलमान बट और आमिर से बरामद हो गए थे। इसीलिए तो आसिफ का कहना था कि वो एक एक्सीडेंटल नो बॉल थी। उस बॉल से पहले सलमान बट ने उसे कहा था कि तेज़ दौड़ो, रात को सोए नहीं क्या? तो तेज़ दौड़ने की वजह से ये नो बॉल हो गई। लेकिन ये बिल्कुल उसी जगह हुई थी जहां मजहर मजीद ने कहा था, और आसिफ के खिलाफ ये सबूत काफ़ी समझा गया और क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया। आसिफ को कोई परवाह नहीं थी, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। ना उन्होंने कोई लंबे इंटरव्यूज़ दिए, ना वजाहतें पेश की, ना तज्जियाकार बनकर कहीं बैठे, और ना टीम में वापस आने के लिए कोई कैंपेन चलाई। हाँ, एक इंटरनेशनल कोर्ट में अपील ज़रूर की, 3 साल तक लड़ते रहे, और फिर 2013 में जब कोर्ट ने भी अपील रिजेक्ट कर दी तब जाकर माफ़ी मांगी। वो भी कैसे? एक बाले जुर्म नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. I feel very sorry.
ये है पाकिस्तान क्रिकेट की मोस्ट सैडेस्ट स्टोरी। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये कि सिर्फ टैलेंटेड होने का कोई फायदा नहीं, टैलेंट इज ओवररेटेड। इसके साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क भी आपको वहां नहीं पहुंचाता जहां एथिक्स एंड मोरल्स आपको ले जाते हैं। टैलेंट, हार्ड वर्क और फिर यही एथिक्स एंड मोरल्स, ये फॉर्मूला है किसी भी फील्ड में लेजेंड बनने का। आसिफ लेजेंड्स में नाम लिखवाने वाला था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना, लालच का रास्ता। लेकिन क्यों? ये क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्यों है। मोहम्मद आसिफ आखिर क्यों?